चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास नंबर 12 ऑफ नेशनल इनकम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 या उसे 4 भी आप कह सकते हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एग्रीगेट्स। आज हम एग्रीगेट्स की बातें करेंगे। एग्रीगेट्स यानी हमने कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए थे अभी पीछे, अभी हमारी रिकॉर्डेड सेशन नहीं हुआ तो उससे पहले हमने रिवाइज करा था, राइट। अब हम बातें करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन की। किस चीज़ की? न्यूमेरिकल्स की, जो कि इक्वली वेटेज रखती हैं और इक्वली हमारा इंपॉर्टेंट भी है अगर हम अपने इस चैप्टर की बात करें, क्योंकि ये चैप्टर टोटल हमारा लगभग यानी 10 मार्क्स का आता ही आता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें न्यूमेरिकल में और हमें थ्योरी में एक चॉइस मिलेगी कई बार, लेकिन अगर चॉइस नहीं दी तो क्या करेंगे? सर न्यूमेरिकल ही आ गए दोनों, तब क्या करें? तो बेटा इसीलिए न्यूमेरिकल करने बहुत 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 ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा मुझे एक छोटी छोटी सी बातें बताना। बेटा नेशनल इनकम का मतलब क्या था? देश की, बेटा देश की इनकम, यानी हमारे देश में कितनी इनकम जनरेट हो रही है, यही तो बातें कर रहा हूं मैं। मेरे देश में कितनी इनकम जनरेट हो रही है। अच्छा, इनकम जनरेट कहां से होती थी? जनरेट कैसे होती है? एग्जैक्टली एक ही बच्चे ने आंसर दिया है, मेहरीन ने आंसर दिया है कि सर कुछ फैक्टर जो पेमेंट्स हो रही थी ना। बेटा सर्कुलर फ्लो याद करो, लो आइए। ये कौन थे? हाउस होल्ड्स, यानी हमारे चिंटू चिंटी, और ये थे हमारे फर्म्स। तो बेटा इंडिविजुअली फर्म्स तो प्रोडक्शन कर नहीं सकती थी, तो उनको ना कुछ सर्विसेज चाहिए थी, जिसको हमने बोल दिया था फैक्टर सर्विसेज, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो जब इनको ये सर्विसेज मिली थी, इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था? प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन। बेटा यहीं से क्या हमारी इनकम जनरेशन स्टार्ट हो गया था? जनरेशन ऑफ इनकम स्टार्ट हो गया था। यस सर। बेटा कैसे? कोई बताएगा कैसे इनकम जनरेट होनी स्टार्ट हो गई थी? कोई भी बच्चा बताएगा इनकम जनरेट होनी कैसे स्टार्ट हो गई थी? एग्जैक्टली बेटा जब इन्होंने कुछ सर्विसेज दी, जिन्हें हमने फैक्टर सर्विसेज बोला, यहीं से हमारा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, यानी हमारी इनकम जनरेट होनी तो शुरू हो गई थी। फिर बाद में इन्होंने इसी सर्विसेज के बदले में कुछ पेमेंट्स करी थी, जिनका नाम हमने रखा था फैक्टर पेमेंट्स। यानी सर फर्स्ट फेज में ही हमारा जो था वो इनकम जनरेशन तो शुरू हो गया था, सेकंड फेज में जाके तो उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। सर इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई? बेटा देखो ना, सर्विसेज दी, उसके बदले में कुछ पेमेंट्स दी फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को। बेटा यहां से डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो गया था। बेटा यही हमारा सेकंड फेज होता था। याद आ रहा है बेटा किसी को? कौन सा फेज? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और ये हमारा फर्स्ट फेज होता था, जहां पे हमारा इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाती थी। इसी फेज को हम क्या बोलते थे? प्रोडक्शन फेज। इस फेज को क्या बोलते थे? इनकम फेज। जब वापस से इनके पास पैसा आता था हाउस होल्ड्स के पास, तो ये वापस से फर्म्स के पास भाग जाते थे कि फर्म्स जी मुझे खर्चा करना है, मैं इन नोटों की सब्जी नहीं बना सकता, तो मुझे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज दे दो, इन पैसे, ये पैसा रख लो आप। तो यहाँ पे ये कंजम्पशन करते थे, और इसी फेज को हम कह देते थे कि डिस्पोजिशन फेज, के अपनी इनकम को इन्होंने डिस्पोज कर दिया। यही हमारा थर्ड फेज होता था, डिस्पोजिशन फेज। और बदले में इनको क्या मिल जाता था? गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाता था। तो बेटा इनकम जनरेट होनी तो हमारी फर्स्ट फेज से ही हो गई थी। अब बेटा मुझे एक बात बताइएगा, एक छोटी सी बात बताइए, जितना किसी का खर्चा उतना ही किसी की इनकम। यस और नो? जितना किसी का खर्चा उतनी ही किसी की इनकम। कैसे सर? बेटा देखो कंक्लूजन्स याद है आपको? क्या थे? टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन। जितना रियल फ्लो है उतना ही मनी फ्लो है। जितना फैक्टर इनकम हुई है उतनी ही फैक्टर पेमेंट्स थी। बेटा फैक्टर इनकम जो इनको मिली थी उतनी ही तो पेमेंट्स करी थी। व्योम ने, मैंने एक एग्जांपल दिया था, व्योम ने मुझे 1000 रुपए दिए, तो क्या मैं 2000 रुपए रिसीव करूंगा? नहीं। तो जितनी फैक्टर पेमेंट्स हुई उतनी ही तो फैक्टर इनकम, और बेटा जितनी फैक्टर इनकम हुई थी उतने का ही तो कंजम्पशन हो गया था। ये चार हमारे कंक्लूजन्स थे। एक मिनट, बाहर आवाज आ रही है, उसके बाद कंटिन्यू। चलो, तो बेटा जितनी किसी की इनकम थी उतना ही किसी का खर्चा हो रहा था, और देश में उतना ही प्रोडक्शन भी हो रहा था। तो बेटा क्या मैं इन तीनों तरीके से देश की इनकम निकाल सकता हूं? बेटा देखो ना, अगर मैं सबकी, जितने भी हमारे आसपास लोग हैं, उन सबकी इनकम को जोड़ दूं,
तो क्या मेरे पास नेशनल इनकम, देश की इनकम आ जाएगी? यस सर, आ जाएगी। बेटा देश में जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जितने गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, अगर उनकी मैं मनी वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ, मनी के टर्म्स में कैलकुलेट कर लूँ वैल्यू, तो क्या मेरे पास मेरे देश की इनकम आ जाएगी? यस सर, वो भी आ जाएगी। या फिर तीसरा तरीका, मेरे पास चारों सेक्टर्स थे, कौन कौन से? हाउस होल्ड्स, फर्म्स, सरकार यानी गवर्नमेंट, और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी जिसे मैंने फॉरेन सेक्टर कह दिया था। अगर उन चारों सेक्टर्स के मैं खर्चे ऐड कर दूं, बेटा पूरे देश के तो खर्चे हैं वो, अगर चारों सेक्टर्स के खर्चे ऐड कर दूं तो क्या मेरे पास मेरे देश की इनकम आ जाएगी? भाई या तो मैं सबका खर्चा देख लूं, या मैं सबकी इनकम देख लूं, या फिर देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मनी वैल्यू कैलकुलेट कर लूं। क्या तीनों ही तरीके से मेरे देश की इनकम आ सकती है? यस सर, आ सकती है। बेटा लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये तीनों चीजें भी जो है ना वो अलग अलग लेवल्स पे देखी जाती हैं। सर अलग अलग लेवल्स पे मतलब? बेटा देखो, मैंने प्रोडक्शन करा, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, बेटा इसको मैंने अपने देश में तो, इंडिया में तो बेचे ही बेचे, साथ ही साथ आउटसाइड इंडिया भी भेजे, आउटसाइड इंडिया भी मैंने इसको भेजा या बेचा। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं अपनी पूरी इनकम, नेशनल इनकम या टोटल इनकम निकालने बैठूं तो क्या सिर्फ मैं अपने देश की इनकम को कैलकुलेट करूं, ये वाली इनकम को छोड़ दूं क्या? बेटा एक बात बताओ, मैं अच्छा खासा पैकेज ले रखा हूं इंडिया में, मैं कॉर्पोरेट्स में हूं एंड आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, 1 लाख रुपीज पर मंथ में कमा रहा हूं, बट मैंने यूएस में एक फ्लैट जो है रेंट पे दे रखा है, उससे मुझे इंडियन रुपीस के टर्म्स में लगभग 70,000 के आसपास आ जाता है, इंडियन रुपीस के आसपास हर महीने। बेटा अगर मेरी टोटल इनकम देखी जाए तो कितनी होगी? क्या मैं वो यूएस की जो रेंट की इनकम आ रही हटा दूं क्या? हटा दूं? नहीं। यानी 1 लाख तो मैं कमा ही रहा हूं, प्लस मेरी इनकम कुछ बाहर से भी आ रही है। तो बेटा जब भी मैं अपनी टोटल इनकम निकालूंगा, या ऐसा कह लो जब भी हमारे देश की इनकम निकाली जाती है, तो उसमें दोनों ही चीजें ऐड होती है। बेटा मेरी डोमेस्टिक इनकम भी प्लस जो बाहर से आ रही है, मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं, बाहर से जो इनकम आई, इसे मिला के हमारी नेशनल इनकम बन जाती है। यानी मेरे देश की इनकम, इसे मैं बोलता हूं मेरे देश की इनकम, मेरे देश से जो इनकम आई वो, प्लस अगर उसमें बाहर की भी जोड़ दूं तो मेरी टोटल बन जाती है नेशनल इनकम। यही मेरी टोटल इनकम होगी। बेटा क्लियर हो रहा है? अब एक बात बताइए, क्या सीबीएसई बोर्ड सिर्फ इंडिया में है? नहीं, आउटसाइड इंडिया भी है। बेटा हो सकता है मैं अपने देश के बच्चों को तो पढ़ा ही रहा हूँ, आप लोग को तो पढ़ा ही रहा हूँ, आप लोग से जो फीस आती है वो तो मेरी इनकम है, क्या वो मेरे देश से आ रही है? यस, मेरे देश से आ रही है। बट बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कोई दुबई में बैठ के मेरी ऑनलाइन क्लासेस एनरोल कर ले स्टूडेंट, हो सकता है, नहीं हो सकता? तो यानी मेरी सर्विसेज का एडवांटेज सिर्फ मेरे देश के बच्चों को तो मिल ही रहा है जो आप लोग बैठे हो, साथ ही साथ कुछ बाहर के बच्चों को भी मेरा एडवांटेज मिल रहा है मेरी सर्विसेज जो मैं एंटर कर रहा हूँ। तो बेटा क्या मेरी इनकम सिर्फ मेरे देश से आ रही है आज? नहीं सर, कुछ बाहर से भी आ रही है। बेटा क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी जिन बच्चों ने आउटसाइड इंडिया जो बैठ के एनरोल कर रहे हैं मेरी ऑनलाइन क्लासेस, वो भी मुझे इनकम दे रहे हैं। तो बेटा एक बात बताइएगा, इसे रब कर दूं मैं? इसका मतलब समझ गए बाहर की इनकम? चलो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा ये हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बेटा बेटा देखिए अब बेटा डोमेस्टिक का क्या मतलब, डोमेस्टिक इनकम का क्या मतलब हो सकता है? जो हमारी बाहर से इनकम है। मेरे देश की इनकम। अरे यार बेटा डोमेस्टिक इनकम का मतलब है मेरे देश की इनकम, मेरे देश से जो मुझे इनकम हो रही है। मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, इंडिया में बैठ के आप लोग पढ़ रहे हो, तो क्या ये इनकम मेरे देश से ही हो रही है मुझे? यस सर। बेटा नेशनल पे कैसे पहुंचूंगा मैं? आपने दुबई बैठा हुआ स्टूडेंट आप। यस सर, दुबई बैठा हुआ स्टूडेंट भी आपको पैसे दे रहा है। सर एक काम कर लो, अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है ना, तो सर बस एक छोटा सा काम कर देना। बेटा ये एरोस देखते रहना। सर अभी आप अपने देश की इनकम पे हो सर, अगर बेटा मेरे को नेशनल पे जाना है तो मैं क्या करूं? सर बाहर की इनकम ऐड कर दो। सर क्या कर दो? बाहर की इनकम को जोड़ दो, तो आपके पास कौन सी इनकम आ जाएगी बेटा? नेशनल इनकम आ जाएगी। बेटा अब मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, शुभ ने मेरे से एक बात पूछी, सर आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आया, देख के अच्छा लगा, आप तरक्की कर रहे हो। मैं कहा ठीक है, अच्छा अच्छी बात है, क्या करूँ? शुभ कहते हैं सर देखो, जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस करे हैं सर, आपने बाहर भी बेचे हैं, यानी आपको बाहर से इनकम आ रही है, सीधी सी बात ये है। मैं कहा हाँ बेटा बाहर से आ रही है, क्या दिक्कत है?
सर मुझे सिर्फ अपने देश की इनकम बताओ, आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ बेच के पैसा कमाया मुझे सिर्फ वो जाननी है, मुझे उसमें दिलचस्पी है, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को बाहर की इनकम से कोई लेना देना नहीं, आपने कितनी कमाई। मैं कहा ठीक है बेटा, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास टोटल इनकम है, नेशन की इनकम है, यानी जो बच्चे बाहर से पढ़ रहे हैं प्लस जो मेरे देश में बैठ के पढ़ रहे हैं, या जो गुड्स एंड सर्विसेज मैंने अपने देश के बच्चों को बेचे या फिर जो बाहर के भी बेचे, दोनों को ही मिला करके मैं बात कर रहा था। लेकिन शुभ ने क्या बोला, सर मुझे अपने देश में जो आपने बेचे मुझे वो जानना है, मैं नहीं जानना चाहता आपने कितने बाहर बेचे। तो बेटा जब मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे आना होगा, मुझे सिर्फ मेरे देश की इनकम चाहिए, तो हमारी टोटल इनकम जो थी वो कैसी थी, मेरी डोमेस्टिक इनकम भी थी प्लस बाहर की भी थी। तो बेटा क्या अब मैं बाहर की इनकम हटा दूं अगर मुझे मेरे देश की चाहिए सिर्फ? यस सर, बाहर की इनकम हटा दो, बाहर की इनकम को सर माइनस कर दो। बेटा अब इस बाहर की इनकम को मैं क्या नाम दूं, इसका नामकरण करते हैं आज, इसको कुछ नाम देते हैं। क्या नाम दे, क्या नाम दे बेटा? जगड़ाकू नहीं बेटा, बेटा मैं इसको बोलूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बहुत अच्छा नाम दिया बेटा, देखना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, यानी NFIA माइनस प्लस। सर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होना चाहिए था, ये नेट क्यों आ गया? नेट का क्या लेना देना है बीच में? सर ये तो बता दो, समझ से बाहर हो रही है सर ये। नहीं बेटा, बेटा एक बात बताओ, सोचने वाली बात है, मैं जब यहाँ आज आपको पढ़ा रहा हूँ, एग्जैक्टली बताता हूँ बेटा, मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, जब बाहर के बच्चे यहाँ एनरोल कर सकते हैं तो क्या हमारे देश के बच्चे भी कहीं बाहर के टीचर से पढ़ रहे होंगे? यस सर पढ़ रहे होंगे, हो सकता है नहीं हो सकता, यहाँ के बच्चे भी कोई बाहर के टीचर से पढ़ रहे होंगे? सर बिल्कुल हो सकता है। तो बेटा देश में सिर्फ पैसा आ रहा है या जा भी रहा है? सर दोनों ही हो रहा है, पैसा आ भी रहा है और पैसा जा भी रहा है। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं बेटा, नेट कितना आया? चलो सर 100 करोड़ तो आया और 60 करोड़ गया, मतलब जो बच्चे मेरा कोर्स एनरोल कर रहे हैं, किसी और टीचर का एनरोल कर रहे हैं, वो बाहर से बैठे हुए 100 करोड़ की इनकम दे रहे हैं हमें, हमारे पूरे देश के टीचर्स को। बट जो यहाँ के बच्चे हैं सर वो भी बाहर के टीचर से पढ़ रहे हैं, वो 60 करोड़ बाहर भी दे रहे हैं। तो नेट मेरे पे कितना आया? 40 करोड़ मेरे देश में आया। तो क्या NFIA मेरा 40 करोड़ लिख सकता हूं मैं, यानी 100 CR माइनस 60 CR। इसका मतलब क्या है बेटा? जितना पैसा आया माइनस जितना पैसा गया। तो क्या मेरे को इससे नेट मिल सकता है? नेट मिल सकता है सर, 60 करोड़ गया 100 करोड़ आया, तो आपके पास यानी हमारे देश के पास 40 करोड़ आया नेट। इसका मतलब तो यही हुआ बेटा। चलो इसको तो मैंने नामकरण कर दिया था, इसका भी कुछ नाम दे दें, कुछ नाम दे दें। सर सुनिएगा सर, वैसे तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही होना चाहिए था, बट आपने इसको नेट ले लिया था। नेट का मतलब सर जितना पैसा आया माइनस जितना पैसा गया। तो सर एक बात बताओ, जितना पैसा आया क्या उसे मैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोल सकता हूँ? लेकिन सर वो फैक्टर इनकम है, तो क्या मैं इसे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोल दूं? क्या इसको फीफा बोल सकता हूं? आपने कहा ये सर बिल्कुल बोल सकते हो। बेटा जितना पैसा देश में से गया, तो क्या इसको मैं इनकम टू अब्रॉड बोल सकता हूं? बाहर दे दिया, बट लेकिन सर वो फैक्टर इनकम है। मैं कहा ओके, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो बेटा NFIA हमेशा क्या होता है? फीफा माइनस फीटा। मतलब सर जितना पैसा हमारे देश में आया माइनस जितना हमारे देश से पैसा गया, तो टोटल हमारा नेट निकल के आ जाएगा कि कितना आया या कितना गया, पता लग सकता है। अब मेरा एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, क्या ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA का हिंदी में मतलब बताओ क्या था? NFIA का हिंदी में मतलब बताओ क्या है? टोटल इनकम जो हमारे देश की हुई बाहर से। एग्जैक्टली, अरे यार, यानी बाहर की इनकम। बोलो भाई, हाँ हाँ, क्या वो नींद आ रही है क्या? नहीं, क्या मैं कह सकता हूँ कि बाहर से जो इनकम हो रही है, हाँ, इसे मैं बोल रहा हूँ बाहर की इनकम। सर मैं डोमेस्टिक पे था, अपने देश में तो गुड्स एंड सर्विसेज बेच ही रहा था, बाहर भी बेच दी, तो बेटा बाहर से भी तो इनकम आएगी। तो देश की इनकम में अगर बाहर की इनकम जोड़ दो, टोटल इनकम बन जाएगी। यही मुझे करना होता है। तो बेटा बाहर की इनकम को हम बोल देते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या ये NFIA पॉजिटिव हो सकता है?
हो सकता है या नहीं हो सकता? बोलिए पत्र जी, आप बताइए। ये तीन है, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव में भी जा सकता है, हाँ जी। और जीरो भी हो सकता है, न्यूट्रल भी रह सकता है। बेटा कब कब केसेस में ये पॉजिटिव होगा मुझे बताइए जब फटाफट जब से। वहाँ के बच्चे ज्यादा हमारा पागल नहीं करता। पागल नहीं बन रहा है बेटा, टीचर पढ़ा रहे हैं तो तभी वो एनरोल कर रहा है। हाँ, मतलब जितना हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो अगर जितना हमारा बच्चा बाहर से कोर्स लीजिएगा उतना हमारे पास बाहर से यानी पैसा अगर बाहर से पैसा ज्यादा आ रहा है और बाहर पैसा कम जा रहा है, बाहर से पैसा अगर ज्यादा आ रहा है, बाहर से पैसा ज्यादा आ रहा है, क्या बोलता हूँ उसको मैं? FIFA, मेरे को फुल फॉर्म बताओ। factor income from abroad, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फीटा मींस जितना पैसा बाहर गया, यानी फैक्टर income to abroad। इनकम टू अब्रॉड। अच्छा एक बात, बेटा ट्रांसफर इनकम, वही तो जितना पैसा आप कह रहे हो ना, मैं आपको ट्रांसफर इनकम की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊंगा। आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था बत्रा जी कि वेल्थ ट्रांसफर इनकम है या नहीं है, मैंने उस टाइम आपको कह दिया था मैं कहा नहीं है, बट मैंने रीजन नहीं है। वेल्थ ट्रांसफर इनकम कभी नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, एक वैसी बता रहा हूं, इसको मैं कट कर दूंगा। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम से मिल रही है, गवर्नमेंट के ट्रांसफर से मिल रही है। मुझे फटाफट से एग्जांपल बताओ, उसके क्या क्या एग्जांपल थे? ओल्ड एज पेंशन, मैं बता रहा हूँ सुनो। ओल्ड एज पेंशन, सेकंड क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, सरकार ही तो दे रही है बेटा। एक तरीके से ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी की इनकम का। सर रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया? मैंने टैक्स दिया अपनी इनकम पे, सरकार बैठी है, सरकार के पास पैसा आया, अभी बात करूँ ऐसी की, सरकार के पास सिर्फ पैसा आता ही नहीं है, जाता भी है। वो बेनिफिट्स भी देती है, सब्सिडीज भी देती है। बेटा एक बात बताओ, जो अफोर्ड नहीं कर सकते 1000 का सिलेंडर, सरकार उन्हें 400 रुपये का देती है, 500 रुपये का देगी, हाफ रेट में दे देगी। कुछ बेनिफिट्स जो सरकार प्रोवाइड करती है, किससे प्रोवाइड कर रही है? ठेकों पे जो शराब बिक रही है उससे टैक्सेस आ रहे हैं हैवी, है ना, उसको डिस्करेज करने के लिए हैवी टैक्सेस लगाए जाते हैं। वो टैक्सेस जो सरकार रिसीव कर रही है उसी से तो बेनिफिट्स दे रही है। भाई आप लोग की इनकम का ही कुछ पार्ट सरकार के पास जा रहा है, यानी वही पार्ट से सरकार ने क्या करा? बेनिफिट दे दिए। तो क्या वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपकी इनकम का? यस, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। इसीलिए वेल्थ कभी ट्रांसफर इनकम में नहीं आती। उसका रीजन क्या है? सरकार ने आपको पैसा दे दिया, बेटा आप अपनी रिसोर्सेज बढ़ा लो और वेल्थ क्रिएट कर लो, लेकिन वेल्थ ट्रांसफर नहीं होती है। लिखाऊंगा ये चीज आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वेल्थ कभी ट्रांसफर इनकम नहीं होती है। एग्जैक्ट डेफिनेशन ट्रांसफर इनकम की आज बताइए मैंने। आपने भी अच्छा आंसर किया था क्वेश्चन का, फुल मार्क्स। गुड, चलिए मैं कहाँ पे था भाई? चलिए, पॉजिटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। सर बाहर से इनकम जब ज्यादा आ रही है और बाहर इनकम हमारी कम जा रही है, यानी जब फीफा ग्रेटर देन होगा फीटा से, बेटा मैं कह रहा हूं क्या जीरो हो सकता है? एनएफआई है, बताइए बेटा। बेटा कब कब जीरो होगा? जब पिछला बार कोचिंग गई था, इंडिया वाले ने बाहर वालों ने नहीं दिया। एक कॉन्सेप्ट को याद रखना, इस चीज को हिंदी में याद करो। जितना पैसा आ रहा है उतना ही पैसा जा रहा है। सर जितना पैसा आया उतना ही पैसा गया, तो सर मेरी जेब में तो कुछ भी नहीं बचा, तो सर नेट कितना हो गया? जीरो हो जाएगा सर। 100 करोड़ आए, 100 करोड़ चले गए। तो सर जब फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बराबर होगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के, तब एनएफआईए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बेटा हो जाएगा 100 CR 100 CR माइनस कर दो, जीरो आ जाएगा। यस और नो? चलो बेटा नेगेटिव कब हो सकता है? जब बाहर के बच्चे कम पढ़ रहे हैं इंडिया से, और हमारे इंडिया के बच्चे ज्यादा पढ़ने जा रहे हैं बाहर के टीचर से ज्यादा पढ़ रहे हैं, हमारे टीचर से कम पढ़ रहे हैं, यानी हमारे देश में कम इनकम आ रही है, बाहर ज्यादा जा रही है। हमारे पास 100 करोड़ आ रहे हैं और 200 करोड़ जा रहे हैं, तो माइनस का 100 आ जाएगा। तो बेटा जब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा हो, किससे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से, इस केसेस में हमारा एनएफआईए पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बेटा ये कंफ्यूज करने के लिए पूछता है, एनएफआईए जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सर जितना पैसा आया उतना ही पैसा गया, क्या एनएफआईए नेगेटिव हो सकता है? यस सर। सर अगर बाहर ज्यादा पैसा जा रहा है और हमारे देश में कम आ रहा है, तो बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है। सर क्या पॉजिटिव हो सकता है? सर बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है। सर अगर हमारी जेब में ज्यादा पैसा आ रहा है, यानी हमारे देश में ज्यादा पैसा आ रहा है, हमारे देश में ज्यादा बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और बाहर के टीचर से कम पढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? ठीक है बेटा। बेटा यही कन्वर्जन होता है। अगर मुझे मेरे सिर्फ देश की इनकम निकालनी है, तो अब मैं क्या बाहर की इनकम को माइनस करूं प्लस करूं? मुझे मेरे देश की इनकम निकालनी है, सिर्फ देश की इनकम को क्या बोलूंगा? डोमेस्टिक नेशनल डोमेस्टिक इनकम। बेटा मेरे देश की इनकम निकालनी है सिर्फ। शुभ ने कहा सर अपने देश की इनकम बताओ बस, मुझे बाहर की नहीं जाननी। तो बेटा क्या मैं बाहर की इनकम को ऐड करूं या माइनस करूं? ऐड करूं माइनस करूं? माइनस कर दो, सबट्रैक्ट कर दो सर। इसीलिए यहाँ पे माइनस एनएफआईए होता है जब भी मैं नेशनल से डोमेस्टिक पे जाऊंगा। और अगर मैंने बोला सर टोटल इनकम बता दो, टोटल इनकम बता दो,
तो क्या मैं उसमें बाहर की इनकम को ऐड करूंगा या माइनस करूंगा? सर ऐड कर देना NFIA को। और बेटा NFIA क्या होता है? फीफा माइनस फीटा। बेटा इसको फटाफट से नोट कीजिए, और जो बच्चे लाइव क्लासेस देख रहे हो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, रिकॉर्डेड सेशन सॉरी। चलिए, उम्मीद करता हूँ सबको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा ऐसे ही, जितना पैसा आया जितना पैसा गया, फीफा माइनस फीटा NFI आ जाएगा। बाहर की इनकम तभी निकलती है हमारी, क्योंकि हमें नेट इनकम देखनी होती है, ना कि हमें नॉर्मल इनकम देखनी है। हमें सिर्फ नेट देखना है कि नेट हमारे पास कितना आया, तो वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करके ही पता लगता है। चलिए, बस एक चीज़ और पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद बाकी दो चीज़ें कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नहीं तो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जो कि मैं करना नहीं चाह रहा। सुनिएगा बेटा, बेटा कोई भी प्रोडक्ट हो हमारा, उसको हमेशा दो वैल्यूज पे देखा जाता है। किस पे देखा जाता है? दो वैल्यूज। बेटा वो दो वैल्यूज कौन सी होंगी? कोई भी प्रोडक्ट है उसको दो वैल्यूज पे देखा जाएगा। किस पे बेटा? या तो ग्रॉस वैल्यू पे या फिर नेट वैल्यू पे। पहले मुझे ये पढ़ाना चाहिए था, उसके बाद डोमेस्टिक नेशनल पे आना चाहिए था, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज चलते हैं। बताऊंगा आगे कैसे। ये जो पेपर दूंगा ना आपको, उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट प्लेस पे ग्रॉस या नेट पे से कुछ आएगा, सेकंड पे डोमेस्टिक या नेशनल पे से कुछ आएगा, प्रोडक्ट यानी थर्ड पे वो तो कांस्टेंट ही है, फोर्थ पे फैक्टर कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस पे से कुछ आता है ऐसे। तो बेटा एक प्रोडक्ट को दो तरीके से देखा जा सकता है, दो वैल्यूज पे देखते हैं, या तो ग्रॉस पे या फिर नेट पे। सर एक ग्रॉस नेट है क्या? सर बता दो, समझ नहीं आ रहा सर। बेटा सुनो, मैंने शुभ से कहा, मैं कहा शुभ ये जो कैमरा है ना, ये जो आईफोन लग रहा है जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी जिस दिन मैं लेने गया था इस आईफोन को, उस दिन की वैल्यू में और आज की वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क है। अब शुभ मेरे से लड़ने लग गया, सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर क्वालिटी तो सेम आ रही है जैसा 2 साल पहले थी। सर आपने म्यूजिक सुनाया था एक बार, गाने वाने चलाए थे यहाँ पे, सर साउंड क्वालिटी एकदम परफेक्ट थी, बिल्कुल नए जैसी। आप कैसे कह रहे हो? वैल्यूज में डिफरेंस कैसे है? मैं कहा शुभ सुन तो लो। कह रहे नहीं सर रुक जाओ, पहले मुझे कंप्लीट करने दो। सर प्रोसेसर जो है ना बिल्कुल वैसी का वैसी है सर, स्पीड बिल्कुल वैसी की वैसी, टनाटन। सर वैल्यू कैसे कम हो गई मुझे आप बताओ सर, अब आप बोलो जरा। तो बेटा मैं कहा शुभ सुनो। कह रहा हाँ सर बताओ तो, मैं सुन तो रहा हूँ। मैं कहा शुभ एक बात बताओ, ये फोन मेरा 2-3 बार गिर चुका है। तो शुभ क्या कहेगा? अच्छा अब आया समझ में। मैं कहा बेटा इस पे 2-3 जगह डेंट पड़ गए हैं माइनर से, कुछ वियर एंड टीयर हो चुका है, टूट फूट हो चुकी है। ऑल्दो कैमरा क्वालिटी सेम हो बट कुछ टूट फूट हो चुकी है। मैं कहा शुभ एक बात और बताओ, जब मैं ये फोन को लिया था, आईफोन 15 जब आया था, उसके बाद से क्या कोई आईफोन आया ही नहीं? तो शुभ कहता है सर 16 आया है, 16 प्रो आया है, 16 ये भी आ गया, और अब इस सितंबर तक का वेट कर लो, आपका 17 प्रो भी आ जाएगा। मैं कहा शुभ अब मुझे बताओ क्या ये प्रोडक्ट की वैल्यू आज भी सेम रहेगी? कह रहा अच्छा सर सेम तो नहीं रहेगी। मैं कहा क्यों? कह रहा सर नई टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट में। सर आईफोन 16 प्रो में ना, 16 प्रो जो सीरीज आ रही है उसमें इससे ज्यादा एडवांस चिप डली हुई है, उसमें कैप्चर बटन भी दे दिया साइड में। सर टेक्नोलॉजी तो एडवांस हो गई, आपकी वाली पुरानी हो गई है, तो मान के मैं चल रहा हूँ। मैं कहा बेटा आप बताओ क्या ये 80,000 का जब मैंने लिया था आज भी 80,000 का बिक जाएगा? कह रहा नहीं सर 80 का नहीं बिकेगा, कम का बिकेगा। मैं कहा शुभ एक और बात बताओ, क्या मैं इसको कंटिन्यूस यूज कर रहा हूँ या डब्बे में पैक करके रख दिया जिस दिन से लिया? शुभ कहता है सर कंटिन्यूस यूज कर रहे हो 2 साल से, पौने 2 साल से, इतना भी टाइम हो गया। तो मैं कहा क्या इसके अंदर के पार्ट्स खराब होने शुरू हो गए होंगे, पुराने होने शुरू हो गए हैं? शुभ कहता है हाँ सर पुराने तो हो गए हैं थोड़े बहुत। ऑल दो स्पीड वगैरह चलो मैंने मान लिया, सब चीज़ें सेम थी, क्वालिटी सेम थी, बट हाँ कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स तो अफेक्ट कर रहे हैं। ये बात तो मैं मान ली सर आपकी। तो सर सॉरी मैं आपके ऊपर गुस्सा कर रहा था, मैं आपकी बात समझ गया क्यों कहना चाह रहे थे। तो सर आज अगर आप इसे बेचने जाओगे तो क्या ये उतने का ही बिक जाएगा? मैंने कहा नहीं शुभ, इसमें इन 3 फैक्टर्स के ना कुछ प्राइसेस कम हो जाएंगे। कैसे बेटा? कौन कौन से फैक्टर्स है बेटा? वियर एंड टीयर के। सर न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है सर, और सर आप इसको कंटिन्यूस यूज कर रहे हो सर। सर ये 3 फैक्टर्स कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू पे इफेक्ट डाल देंगे। आज जब आप इसे बेचने जाओगे ना तो 80,000 का कोई नहीं खरीदनेगा, कम का खरीदेगा। क्यों सर? सर इन 3 फैक्टर्स की वजह से। बेटा इन 3 फैक्टर्स को मैं कुछ बोल सकता हूं? वेरी गुड, इसको मैं बोल दूंगा डेप्रिसिएशन। देखो बेटा सही से लिख दो, डेप लिख दो इसको, डेप्रिसिएशन। यानी सर कुछ डेप्रिसिएशन, कुछ वैल्यू तो घट गई है इसकी। तो बेटा डेप्रिसिएशन इज नथिंग, इट इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द नेट वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। मैंने क्या बोला? डेप्रिसिएशन इज नथिंग, इट्स जस्ट द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू। यानी ये हमारी ग्रॉस वैल्यू है और ये हमारी नेट वैल्यू है।
ठीक है, डेप्रीसिएशन इज नथिंग, इट्स जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द नेट वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। सर आज आप इसे बेचने जाओ तो कम प्राइस मिलेगा। अच्छा शुभ, जिस दिन मैंने इसे खरीदा था सर उस दिन कौन सी वैल्यू पे खरीदा होगा, ग्रॉस पे नेट पे? जिस दिन मैंने इस आईफोन को खरीदा था क्या मैंने ग्रॉस वैल्यू पे खरीदा था, नेट वैल्यू पे खरीदा था? बेटा डेप्रीसिएशन से पहले की वैल्यू थी वो या डेप्रीसिएशन के बाद की वैल्यू थी? बताइए बेटा। बत्रा जी, जिस दिन मैंने आईफोन खरीदा था क्या डेप्रीसिएशन के पहले की वैल्यू थी या बाद की वैल्यू थी वो? यस। आपने पता कब लगाई है, खरीदने से पहले लगाई है, कहाँ लगाई है, तो बताओ। बेटा मैं आईफोन खरीदने गया, क्या वो ग्रॉस वैल्यू है डेप्रीसिएशन के बाद की वैल्यू है? ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू? ग्रॉस वैल्यू है। नेट वैल्यू आफ्टर डेप्रीसिएशन होती है। सुनिएगा, डिफरेंस सुनिएगा, क्लियर नहीं हो रहा आपको। बेटा ग्रॉस वैल्यू कौन सी वैल्यू है सर? अब इसको लिख लीजिएगा। जिस दिन मैंने आईफोन खरीदा उस दिन की वैल्यू, इसे लिख लीजिएगा ऐसे। जिस दिन मैंने आईफोन खरीदा, आईफोन की जगह आप कार भी ले सकते हैं, मैं कार का भी एग्जांपल लूंगा। जिस दिन मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा उस दिन की वैल्यू। और बेटा नेट वैल्यू क्या है? आज की वैल्यू, यानी आज जब इसे मैं बेचने जा रहा हूं, आज की वैल्यू। बेटा बत्रा जी अब मुझे अब बताइए, जिस दिन मैंने इसको खरीदा था आईफोन को, क्या वो ग्रॉस वैल्यू थी या नेट वैल्यू थी? ग्रॉस वैल्यू थी। नेट वैल्यू, वो सॉरी क्या कहते हैं, नेट वैल्यू डेप्रिसिएशन प्लस हुआ था ना। यस। तो बेटा सर ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू अब भी समझ नहीं आई। बेटा सुनो, ग्रॉस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो डेप्रीसिएशन के पहले की होती है, यानी ग्रॉस वैल्यू कौन सी वैल्यू? वैल्यू बिफोर डेप्रीसिएशन। वैल्यू कौन सी हो जाएगी? बेटा नेट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आफ्टर डेप्रीसिएशन होती है। मतलब सर बेटा नेट वैल्यू और ग्रॉस वैल्यू को याद करने का एक छोटा सा तरीका देखिएगा। मैंने 15 लाख की गाड़ी ली, मैं लेने गया, क्या वो ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू? ग्रॉस वैल्यू। सर अगले दिन में उसे बेचने निकल गया, क्या मुझे 15 लाख रुपए मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। सर जैसे ही मैं बेचने गया ना, सेलर ने क्या कहा, सर आपके पास स्कॉर्पियो S11 क्लासिक है ना? मैं कहा, मैंने कहा मैं एक ही दिन चलाई है, 15 लाख की ली है। कह रहा तो क्या हो गया सर, इसका डार्क एडिशन आ गया कल ही। तो सर ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट में नई टेक्नोलॉजी, नया कलर आ जाता है तो पुराने वाले की वैल्यू गिर जाती है। सर आपको आज 15 लाख तो नहीं मिल पाएंगे, हाँ मैं 13 लाख जरूर दे सकता हूँ। बेटा कितने से वैल्यू गिर गई मेरी कार की? जिस दिन मैंने ली थी उस दिन कितने की वैल्यू थी? अगले दिन ही मैं बेचने चला गया था, मुझे कितनी मिली? कितने का डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू। अब इसे याद कैसे करोगे? सुनिए सर, जब भी ग्रॉस दिख जाए, ग्रॉस वर्ड दिखते ही आप याद कीजिए, जिस दिन गाड़ी लेने गया उस दिन कितने की वैल्यू? सर 15 लाख। आज अगर बेचने जाऊंगा तो कितने की? सर कम मिलेगी, पैसा कम मिलेगा। क्यों? सर डेप्रीसिएशन लग गया ना, वैल्यू गिर जाती है चीज़ों की। तो बेटा ग्रॉस वैल्यू को हमेशा याद रखिएगा। सर जिस दिन कार लेने गए थे 15 लाख की थी, और सर नेट वैल्यू यानी आज की वैल्यू, आज जब आप इसे बेचने जा रहे हो तो कितने का है? तो कितने का था बेटा? 13 लाख का। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा बेटा, ग्रॉस वैल्यू पूछ रहा हूँ, कैसे बताओगे? मुझे कुछ समझ नहीं आता, माइनस डेप्रीसिएशन, क्या डेप्रीसिएशन, कुछ नहीं आता है। ग्रॉस वैल्यू बताओ एक एग्जांपल के लिए। सर जिस दिन कार खरीदने गए थे उस दिन की वैल्यू को ग्रॉस वैल्यू कहते हैं। करंट वैल्यू जो है बिना डेप्रिसिएशन। सर जिस दिन गाड़ी लेने गए थे उस दिन की वैल्यू ग्रॉस वैल्यू। जिस दिन गाड़ी बेचोगे यानी आज की वैल्यू। तो बेटा जब भी मैं ग्रॉस से नेट पे जाऊंगा, ग्रॉस से नेट पे जाऊंगा, आज की वैल्यू पे जाऊंगा, तो क्या मेरी आज की वैल्यू कम होगी? मेरे गाड़ी की वैल्यू आज की कम होगी? यस सर। क्यों होगी? सर कुछ डेप्रीसिएशन लग चुका होगा। इसका एग्जांपल दूं? अभी लेता हूं बेटा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, आज मेरे गाड़ी की वैल्यू 13 लाख रुपए है और उसमें 2 लाख का डेप्रीसिएशन लग गया है। मुझे डेप्रीसिएशन के पहले की वैल्यू बताओ फटाफट से। 15 लाख। फटाफट से बोल दिया आपने। यानी मैंने क्या बोला बेटा, आज मेरे गाड़ी की वैल्यू कितनी है? 13 लाख रुपए। यानी वो नेट वैल्यू है ग्रॉस वैल्यू? नेट वैल्यू। अगर मुझे उस दिन की वैल्यू निकालनी है जिस दिन मैंने इसको खरीदा था, तो क्या मेरी उस दिन की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। क्यों होगी ज्यादा? सर आज ना डेप्रीसिएशन लग के आप बात कर रहे हो, उस दिन तो डेप्रीसिएशन लगा ही नहीं था। तो सर जब भी आप नेट से ग्रॉस पे जाओगे, नेट से ग्रॉस पे जाओगे, तो आप डेप्रीसिएशन को ऐड कर देना, क्योंकि जिस दिन आप शोरूम से लेने जाओगे वो वैल्यू तो ग्रॉस वैल्यू थी, यानी उसमें डेप्रीसिएशन नहीं लगा हुआ था। लेकिन हाँ, जिस दिन आप शोरूम से बाहर निकाल के ले आए, सर वो नेट वैल्यू बन गई है।
यानी डेप्रीसिएशन लगना शुरू हो गया है पहले दिन से, उसकी वैल्यू में गिरावट आनी शुरू हो गई है पहले दिन से, ड्यू टू वियर एंड टियर, न्यू टेक्नोलॉजी एंड कंटिन्यूस यूजेज। इस वजह से इसकी वैल्यू गिर रही है। बेटा यही कन्वर्जन है, इसको फटाफट से नोट कीजिए और आज की क्लास हम अपनी यहीं एंड करेंगे। इसको फटाफट से नोट कीजिए। बेटा सबने नोट कर लिया? बेटा आज की क्लास हम अपनी यहीं एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम कुछ दो कंपोनेंट्स की और बात करेंगे। एक होगा प्रोडक्ट जो कि कांस्टेंट रहेगा, उस प्रोडक्ट में कुछ चेंज नहीं होने का, यानी थर्ड पार्ट होगा प्रोडक्ट, और फोर्थ होगा हमारा लास्ट फैक्टर कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में सिर्फ निर्मला सीतारमन जी का फर्क है और किसी चीज़ का नहीं है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का फर्क है बस। तो बेटा आज की क्लास हम अपनी यहीं एंड कर रहे हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है।